12 में पहली यूनिट हमारी कौन सी है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन यूनिट में हमारे पास चैप्टर कितने हैं? 3। सवाल करीब 10 से 12 पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला जो चैप्टर काफी बड़ा भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म, है ना। और इतने सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर पंचानन माहेश्वरी। हम जानते हैं कि हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट होते हैं, जैसे यूनिट 3 में जीएन रामाचंद्रन, है ना। यूनिट नंबर हमने कौन सी पढ़ी है? जेनेटिक्स, उसमें वाटसन एंड क्रिक। बायोटेक में हर्बर्ट बोयर, कोहेन के बारे में जिक्र किया गया है। और इस यूनिट में पंचानन माहेश्वरी। जयपुर राजस्थान में जन्म हो 1904 में। इतना तो याद कर नहीं पाओगे तुम लोग, है ना। उम्मीद भी नहीं करते इतनी ज्यादा तुम लोगों से। अच्छा, अब यहां पर याद करना है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डजियन, जो कि थे अमेरिकन मिशनरी टीचर। और डार्विन किससे इन्फ्लुएंस थे? माल्थस से। माल्थस ने क्या किया था? एसे ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे एसे लिखा था। और जीएन रामाचंद्रन किससे इन्फ्लुएंस थे? लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने क्या किया था? क्या बात कर रहे हो भाई, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर दिए थे। किसके? प्रोटीन के। जीएन रामाचंद्रन ने क्या किया था? ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिया था। किसका? कोलेजन का, जिसे किस में पब्लिश किया गया? नेचर में। कब पब्लिश किया गया? 1954 में। अब पंचानन माहेश्वरी के कुछ रोल यहाँ पर बताए गए, क्या क्या काम इन्होंने किए थे। तो इसमें खास ध्यान रखना है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, उसको इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया फॉर द रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। इनको कुछ ऑनर दिए गए, जैसे FRS फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। और खास बात है कि 1964 में, जो NCERT आप पढ़ रहे हैं इस समय, इसकी पहली बुक आई थी बायो की 1964 में। और इसका जो लीडरशिप किया था, नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? पंचानन माहेश्वरी। इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं टॉपिक। तो सभी एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो सभी एंजियोस्पर्म फ्लावर होते हैं क्या? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? उल्फिया। और टॉलेस्ट कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे टॉलेस्ट है। लार्जेस्ट कौन है? क्या बात कर रहे, बानियन, बरगद। रेफ्लिशिया में लार्जेस्ट फ्लावर होता है। टॉलेस्ट फ्लावर किस में होता है? ठीक है, अब कह रहे हैं फ्लावर जो है, दिस इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एंड प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गन, उन्हें क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन। और इन्हीं के अंदर मेल गैमीट बनते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? गायनोशियम। और गायनोशियम की यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल। और इसी के अंदर क्या बनते हैं? फीमेल गैमीट। यहां पर वो लिखा हुआ है, सीड एंड फ्रूट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक टर्म पूछा है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर देयर फ्लावर्स। फूलों के लिए अगर खेती करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। जिससे गेहूं की खेती फूलों के लिए तो करते हैं, किस लिए करते हैं? अनाज के लिए। और गुलाब की खेती फूलों के लिए। गेंदे की खेती फूल के लिए करते हैं, है ना। आलू की खेती, हाँ, फूड के लिए ना। क्या खाते हैं उसमें? स्टेम खाते हैं, स्टार्च खाते हैं। अरे भाई ऐसी हरकतें कर रहे, स्टेम खाते हैं ना वहां पर। ठीक, अब अगर कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 3 घटनाएं होंगी। कौन कौन सी? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यहां पर 2 है, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। द गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि एंजियोस्पर्म में कैसा होता है? डबल। कैसा फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें 2 घटनाएं होंगी, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं 4 घटनाएं होती हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। कौन पहले बनता है? क्या? साथ में बनते हैं भाई ये दोनों। अच्छा, हम लाइन खींचे तो तुमने आंसर कर दिए। पहले कौन बनता है? दोनों साथ, साइमल्टेनियस। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होता है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में कौन पहले बनता है?
यहाँ पर एंडोस्पर्म पहले बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है, टू गेट एस्योर्ड न्यूट्रिशन। ठीक, अब ये सब कहानी इतनी ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखनी है यहाँ पर, है ना। अब आते हैं फ्लावर में। एक टिपिकल फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं, कौन से? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलेक्स, करोला क्या है? एसेसरी वर्ल हैं, और एंड्रोशियम, गायनोशियम रिप्रोडक्टिव या इसेंशियल वर्ल के नाम से जाने जाते हैं। अब इनकी यूनिट यहाँ पर लिखे और सिंबल भी दिए गए हैं, क्योंकि मार्फोलॉजी में पढ़ना भी आपको। तो कैलिक्स यूनिट का नाम सेपल, करोला की यूनिट पेटल, एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमेन, और गायनोशियम की यूनिट कार्पेल या पिस्टिल हो जाएंगे यहाँ पर। अब स्टेमेन की बात करें तो एक स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। तो एक टिपिकल स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। एक इसमें जो स्टॉक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट, है ना। और दूसरा जो डिस्टल एंड होता है उसे क्या कहते हैं? एंथर। जो फिलामेंट होता है किससे अटैच होता है? या तो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से। अगर पेटल से अटैच तो क्या कहेंगे? एपीपेटलस। और अगर पेरियंथ से अटैच होगा तो एपिटेपलस या एपीफिलस कंडीशन का नाम देते हैं। अब जो एंथर होता है जनरली बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। 3 बातें आपको ध्यान रखनी। टिपिकल एंथर इज जनरली बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। अब यहां पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो भी मैं पूछ रहा था। लिली, तो लिली को ऐसे लिखते हैं A3+3 कितने हो गए? 6। मटर में कितने हो गए? 10। मस्टर्ड में कितने हो गए? 6। टोमेटो में कितने हो गए? 5। यह सोलेनेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, और ये लेबिएटी फैमिली, लेमिएसी भी बोलते हैं, ऑसिमम, तुलसी है ये। अब यहां पर आपको दिखाया गया कि अगर हम लोग यहां पर एक एंथर की बात करते हैं तो एंथर में जो एंथर आपको बताया गया टेट्रागोनल या 4 साइडेड होता है, और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं। कितने? 4, क्योंकि नाम है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया नियर सर्कुलर होती हैं। अब इनकी वॉल लेयर आपको ध्यान रखनी, ये पॉइंट आपको याद करना डायरेक्टली। एंजियोस्पर्मिक एंथर का नेचर कैसा है? बाइलोब, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो 4 वॉल लेयर होती हैं। सबसे बाहर कौन सी? एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। आपको पता है सीक्वेंस हमेशा बाहर से अंदर की तरफ याद करते हैं सारे सीक्वेंसेस एनसीईआरटी में। जो आउटर 3 वॉल लेयर हैं वो प्रोटेक्शन करती हैं और डेसेंस में हेल्प करती हैं। जो इनरमोस्ट वॉल लेयर टैपेटम है, दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक, अब टैपेटम जो होता है इसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, इसी के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और इसकी जो सेल होती है वो पॉलीप्लॉइडी शो करती है। क्या शो करती है? पॉलीप्लॉइडी की बात हम कर ही चुके हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक आपको दिया गया है। तो जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? टैपेटम। टैपेटम के अंदर जो टिश्यू का नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। टिश्यू किससे बनता है? सेल से। तो इस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती जिन्हें कहते हैं पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक नियम होता है कि अगर कोई मदर सेल है तो डिप्लॉयड होगी, तो मदर सेल डिप्लॉयड यहाँ पर 2n है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में मियोसिस होती है, और मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। मियोसिस से कितनी सेल बनती हैं? 4, तो वही 4 टेट्राड हो गए या पॉलन टेट्राड कहते हैं। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होने से पॉलन टेट्राड का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन किसका? माइक्रोस्पोर का। ऐसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये चारों सेल एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और डेवलप होती किसमें? पॉलन ग्रेन में। तो इसका मतलब है कि पॉलन मदर सेल से, एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं? 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। और मियोसिस के बाद बने इसलिए कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉयड। तो एक पॉलन मदर सेल से कितने मेल गैमीट बनेंगे? 8 मेल गैमीट जब पूछेगा, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन से कितने मेल गैमीट? 2। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज आल्सो नेम्ड एज मेल गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट तो आप जानते हैं कैसा होता है? N, हैप्लॉयड, और स्पोरोफाइट 2n। अरे स्पोरोफाइट 2n एंड गैमेटोफाइट n, है ना।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइज ऑफ पॉलन ग्रेन कितना है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। और नियम वही है कि जब भी कोई ऐसी बात आए जहां पर साइज दिया हो तो आप पुराने साइजेस को याद करने की कोशिश करें। तो बताओ वायरस का साइज कितना है? 0.02 से 0.2, माइकोप्लाज्मा 0.3, पीपीएलओ 0.1, बैक्टीरिया 3 से 5, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2, ह्यूमन आरबीसी 7, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी 0.5 से 1, बोलो यार 0.5 से 1, पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर। अब वहां नैनोमीटर आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 15/20 नैनोमीटर। तो अब ये साइजेज एक साथ आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। एक नया साइज मिला है पॉलन ग्रेन का 25 से 50 माइक्रोमीटर। क्या नेकेड आई से दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि 100 से छोटा है। ठीक, अब पॉलन ग्रेन जो है अगर इसको आप देखें तो इसमें 2 वॉल लेयर पाई जाती है। क्या पॉलन ग्रेन एक सेल है? हैप्लॉइड सेल ही तो है यार। और इस सेल में 2 वॉल लेयर पाई जाती है। आउटर को कहते हैं एक्साइन और इनर को कहते हैं इंटाइन। और इंटाइन के अंदर चलेंगे तो मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और उसमें क्या है? न्यूक्लियस हैप्लॉइड यहाँ पर। अब जो एक्साइन है, कुछ जगहों पर एक्साइन एब्सेंट होती है और जहां पर एब्सेंट होती है वहां पर जर्म पोर बन जाता है और जर्म पोर से क्या निकलती है? पॉलन ट्यूब। अब एक्साइन में कुछ बहुत खास बातें हैं कि एक्साइन किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से। दिस इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं जो इसको डिग्रेड कर सकता हो। स्पोरोपोलिन को तोड़ने वाला कोई एंजाइम हमें पता नहीं है। कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, मतलब इनके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। एक्साइन की वजह से ही पॉलन ग्रेन लाखों करोड़ों साल तक फॉसिल के रूप में प्रिजर्व रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, पॉलन ग्रेन आर प्रिजर्व एज फॉसिल फॉर सेंचुरीज, सदियों तक। इंटाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस लेयर होती है। एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं, कुछ जगह पर एब्सेंट होती है, लेकिन इंटाइन कैसी है? कंटिन्यूअस है। और ये किससे बनी है? पेक्टोसेल्लोज, यानी पेक्टिन और सेल्लोज से बनी हुई लेयर होती है। अब जो पॉलन ग्रेन है क्या एक सेल है? कैसी सेल? हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड है तो मियोसिस तो हो नहीं सकती, ये नियम है। तो क्या होगी? माइटोसिस। जैसे माइटोसिस होगी तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल बन जाएंगे और ये जो 2 सेल, एक का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ी दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड भरा हुआ है और इसके अंदर इर्रेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप की होती है। अब इस स्टेज को हम लोग कहते हैं 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ये 2 सेल की स्टेज हो गई। अब 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन पे 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो जाता है। मतलब ये 2 सेल स्टेज आई और एंथर फट गया और एंथर के फटने से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए। अब पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए तो अब वो विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा कहां तक पहुंचाए जाएंगे? स्टिग्मा तक। मतलब पॉलिनेशन हो गया। लेकिन बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म बचे उनमें क्या हुआ? बाकी 40% एंजियोस्पर्म में अब फिर से एक माइटोसिस होगी। किसमें? जनरेटिव सेल में। जनरेटिव सेल में एक माइटोसिस और होगी तो जनरेटिव सेल से 2 सेल बन जाएंगी और वेजिटेटिव में हुई नहीं तो टोटल कितनी सेल बन गई? 3। तो यानी पॉलन ग्रेन में कितनी बार माइटोसिस हुई? 2। और नियम तो ये कहता है कि एक सेल में 2 बार माइटोसिस होगी तो 4 बन जाएंगी, लेकिन यहां कितनी बन गई? 3, क्योंकि वेजिटेटिव सेल फर्दर डिवाइड नहीं करती है। तो 3 सेल्ड स्टेज आ गया। 3 सेल्ड स्टेज आने पर एक ये कौन सी सेल है? वेजिटेटिव। और ये 2 क्या बन गए? मेल गैमीट। जनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमीट बनाती है। और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज जब बन जाएगी तब एंथर फटेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, पॉलिनेशन होगा। अब सवाल मैं पूछूं आपसे, सवाल ये है कि 3 सेल्ड स्टेज कितने % एंजियोस्पर्म में आएगी? 100%। आनी सब में है, बस 40% में पॉलिनेशन के पहले आ जाएगी और 60% पॉलिनेशन के बाद में। ये जो 60% में 2 सेल स्टेज पॉलिनेशन हो गया है तो उनमें पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलन ट्यूब बनेगी और स्टिग्मा में होगी तब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और 3 सेल स्टेज आ जाएगी। तो 3 सेल स्टेज आनी सब में है, 60% में पॉलिनेशन के पहले। अच्छा, नालायक ही हो क्या तुम लोग? 60% पॉलिनेशन के बाद
और 40% पॉलिनेशन के पहले। पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है या 3 सेल स्टेज में? दोनों में। 60% में 2 सेल स्टेज में, 40% में 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज कितने में आएगी? सब में आएगी। बस 40% में पॉलिनेशन के पहले और 60% पॉलिनेशन के बाद। क्या टेक्निकल बात समझ में आ रही है आपको? तो बस ये सबसे कठिन पार्ट था। अब यहां पर वो कहानी लिखी कि एक पॉलन मदर सेल अगर है तो एक पॉलन मदर सेल में क्या हुई थी? मियोसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, 4 पॉलन ग्रेन बने और एक पॉलन ग्रेन कितने मेल गैमीट बनाता है? 2। तो 4 से कितने? 8। तो एक पॉलन मदर सेल, एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि 100 पॉलन मदर सेल हैं, बताओ कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? वाह, कमाल ही करते हो भाई तुम लोग, एकदम मंद बुद्धि के हो। एक अगर 100 पीएमसी हैं तो कितने मेल गैमीट बनेंगे? और पॉलन ग्रेन? ये बहुत कठिन बात है क्या? ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। कंफ्यूजन क्या बे? इसको कंफ्यूजन थोड़ी कहते हैं। ये ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। नहीं, फीलिंग हम अभी फीलिंग दे ही नहीं रहे ना। फीलिंग तो अगले टर्न पे आएगी ना, अभी तो समझा रहे हैं, अभी तो सीधी सीधी बात है। अब पॉलन कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जिनके पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे पार्थेनियम। पार्थेनियम को कहते हैं कैरेट ग्रास। पार्थेनियम किसका एग्जाम्पल है? बायोडाइवर्सिटी, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कितने बताए थे? 5। पहला नाइल पर्च, दूसरा आइकॉर्निया, तीसरा पार्थेनियम, चौथा लैंटेना और 5वां अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गैरीपाइनस। याद आ रहा है? तो पार्थिन, चलो इसी साथ ही रिवीजन करते रहेंगे हम लोग, है ना? इन्हीं टॉपिक के अंदर अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो पार्थेनियम केम इनटू इंडिया एज कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट। व्हीट के साथ ही हमारे देश में आ गया और अब ये हर जगह पाया जाता है। कौन? पार्थेनियम। व्हीट की बात नहीं कर रहे हैं, पार्थेनियम की बात कर रहे हैं। अब पॉलन ग्रेन के जो पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन है वो कॉज करते हैं अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा क्या है? एलर्जी। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी। पॉलन प्रोडक्ट की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गया, वहां पर पॉलन प्रोडक्ट जैसे टैबलेट और सिरप होते हैं, इनको फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनको यूज करने से एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और साथ ही रेस हॉर्स समझते हो ना क्या? अच्छा, रेस हॉर्स मतलब घोड़े और हॉर्स मतलब कुत्ता। अबे रेस हॉर्स मतलब घुड़सवारी वाले घोड़े, है ना? बहुत मासूम बच्चे हो तुम लोग। अब बात करते हैं पॉलन वाइबिलिटी। जैसे पॉलिनेशन हो गया, बोलो, तो पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन एंथर से निकल गया। अब एंथर से निकलने के बाद ये कितनी देर तक सरवाइव करेगा, इसी को कहते हैं पॉलन वाइबिलिटी। ये कुछ हद तक डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, गर्मी और नमी पर डिपेंड करता है। अब आपको 2 केस याद करने हैं। सीरियल किसे कहते हैं? अनाज, राइस एंड व्हीट। इनके पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी 30 मिनट। नीट में सवाल आ चुका है। और रोजेसी, लेगुमिनोसी, सोलनेसी इनकी मंथ्स में होती है और दोनों सवाल नीट में पूछे जा चुके हैं। तो फैमिलीज आपको याद करनी। इसकी फैमिली भी याद कर सकते हो क्या? ग्रैमिनी या पोएसी। ग्रास फैमिली भी से कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं पॉलन बैंक। तो पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे वर्षों के लिए, और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। इसमें हम सीमेन को स्टोर कर सकते हैं, स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं, सीड को स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा रहा है। ये वही कहानी यहाँ पर लिखी है। और एआई टेक्निक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आते हैं पिस्टिल। इधर मेल गैमीट बन चुका है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन। तो गैमीट कितनी तरह के? 2, मेल एंड फीमेल। क्या मेल गैमीट बन चुका है? कहां पर? पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बन चुका है। अब आते हैं फीमेल गैमीट की कहानी। तो उसके लिए पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक तक चलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जो गायनोशियम, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। अब कार्पेल या पिस्टिल का जो नंबर होता है वो 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा। 1 होगा तो
मोनोकार्पिलरी, एक होगा तो फेवेसी बोलेंगे, और एग्जाम्पल लिखे बेटा, एक होगा तो मोनोकार्पिलरी और एक से ज्यादा तो पॉलीकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी। तो ये मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल और ये मल्टी कार्पिलरी का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, सिंबल लिखे हुए हैं। अच्छा, अब अगर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, ये तो मोनो हो गया, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है तो उसमें जब एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तो दो ऑप्शन है कि आपस में फ्यूज है या फ्री है। फ्यूज है तो सिनकार्पस और फ्री है तो एपोकार्पस। मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल आप ले लो तो एपोकार्पस लोटस एंड रोज एंड सिनकार्पस मस्टर्ड एंड टोमेटो। ये मॉर्फोलॉजी में आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। यहां पर भी एनसीईआरटी डायग्राम में सिनकार्पस मल्टी कार्पिलरी गायनोशियम दी, हिबिस्कस में पेंटा कार्पिलरी है, और पेपावर की बात करें पॉपी प्लांट, इसमें भी सिनकार्पस मल्टी कार्पिलरी है। और एपोकार्पस मल्टी कार्पिलरी यहां पर एग्जाम्पल दिया है माइकेलिया, चंपा एग्जाम्पल दिया हुआ है। चंपा और चमेली एक ही की अलग अलग? अलग अलग। चलो ये पता है तुम लोगों को बहुत। कार्पेल या पिस्टिल की बात करें तो कार्पेल या पिस्टिल के कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन कहां पहुंचेंगे? स्टिग्मा के ऊपर। इसके नीचे एक सिलेंडर पार्ट होता है, इसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे जो फूला हुआ हिस्सा है ओवरी। ओवरी इज द बेसल बल्ज पार्ट। इसके अंदर जो जगह उसे क्या कहते हैं? लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी। और इस लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी के अंदर एक गद्दा पड़ा, उसका नाम क्या है? प्लेसेंटा, कुशन लाइक। और इस प्लेसेंटा से क्या निकला है? ओव्यूल। और हम जानते हैं ये ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? हाँ, मेल गैमेटोफाइट, और ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। एक ओव्यूल या एक से ज्यादा? एक या एक से ज्यादा, मतलब एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक ओव्यूल कहां पर होगा वो भी याद करना है ना, और एक से ज्यादा होंगे तो भी आपको याद करने हैं। जैसे वीट, राइस, मैंगो में एक ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर। इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि एक फ्रूट में एक सीड। तो आम खाते हो, एक आम में कितने सीड होते हैं? एक। तो इसका मतलब उसके ओवरी में कितने ओव्यूल हैं? एक। तरबूज खाया आपने? तरबूज एक फल है, उसमें कितने सीड? एक की बहुत सारे? बहुत सारे। पपीते में बहुत सारे। तो देखो इधर एग्जाम्पल लिखा वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड, इसमें एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल होंगे। दोनों एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब ओव्यूल की अगर बात करें तो सबसे जो कॉमन ओव्यूल है कौन सा है? एनाट्रोपस। 82% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया था। एनसीईआरटी के डायग्राम में एनाट्रोपस ओव्यूल लिखा, बाकी लैंग्वेज में कहीं नहीं है। तो जो कुछ हम पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे, अंडरस्टूड रहेगा। जैसे डीएनए हम पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं? बीडीएनए। वैसे ओव्यूल पढ़ेंगे तो एनाट्रोपस ही पढ़ेंगे। अब ये ओव्यूल इन्वर्टेड दिखाया गया है। ओव्यूल किससे जुड़ा है? प्लेसेंटा से। यहां पर जो ओव्यूल की बॉडी है, ओव्यूल की बॉडी इस प्लेसेंटा से अटैच अपने स्टॉक के द्वारा। स्टॉक का नाम क्या है? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन क्या है? हाइलम। बहुत पूछा जाता है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। याद रहेगा? बोलो यार। ठीक। अब ओव्यूल को यहां पर कवर करने के लिए एक या दो इंटेगुमेंट होते हैं। कितने? एक या दो। एक या दो, मतलब एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। लेकिन ये पूरे ओव्यूल को कवर करते लेकिन एक जगह छोड़ देते हैं, एक पोर बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। और जिधर माइक्रोपाइल होता है उसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और इसके अपोजिट में होता है कैलाजल एंड होता है। और इस कैलाजल एंड की तरफ आगे अभी हम आगे देखेंगे कौन सी सेल मिलेंगी? एंटीपोडल्स। ठीक। अब इसके अंदर चलते हैं, इंटेगुमेंट के अंदर। अब जैसे वहां पर याद करो, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सबसे इनर लेयर थी टैपिटम, उसके अंदर टिश्यू का नाम क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। यहां पर इंटेगुमेंट के अंदर की जो टिश्यूज का नाम क्या है? न्यूसिलस। और न्यूसिलस की कोई एक सेल, क्या न्यूसिलस एक टिश्यू है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन इन सेल में से कोई एक सेल ऐसी होगी जो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी और उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी जो जितनी भी सेल है सब पॉलन मदर सेल है। लेकिन यहां पर कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी कहलाएगी। तो ये आपको पूरा डायग्राम ध्यान रखना है, यहां से भी सवाल आते हैं। ठीक। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल जो काफी बड़ी हो गई, इसके अंदर काफी ज्यादा फूड रिजर्व है और कहानी एकदम वैसी चलेगी। यहां से शुरू करते हैं।
जैसे वहां पर क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पर क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। वहां पर क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या हो रही है, मियोसिस। यहाँ पर बना मेगास्पोर टेट्राड, वहां बना था माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आगे की कहानी अलग है। वहां पर 4 सेल बनी थी, चारों सर्वाइव करती थी। यहाँ 3 मेगास्पोर डीजनरेट होती, लेकिन ये कॉमन है सबसे केस। कभी कभी 2 सर्वाइव करती, कभी 3 और कभी चारों जिंदा रहती हैं। अब यहाँ फंक्शनल एक ही बची, 3 खत्म हो गई। जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें 3 बार माइटोसिस होंगी। कितनी? 3 बार माइटोसिस होंगी, तब बनेगा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? पॉलन ग्रेन। व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कितने मेगास्पोर से हुआ? एक ही तो फंक्शनल बचा है, इसी से 3 माइटोसिस के बाद बनेगा। बोलो। और यहां पर इस डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक। क्योंकि एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए कितने मेगास्पोर यूज हो रहे हैं? एक। दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब कैसे पूरा डेवलपमेंट होता है इसको हम लोग समझें। यहाँ डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और अगर इनकी जगह पर माइक्रो लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो थोड़ा सीखेंगे तो आसान रहेगा, हर चीज रट्टा नहीं मार सकते हैं। ठीक है, अभी वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की कहानी यहाँ लिखी, कैसे होता पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। ये फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है क्या ये? तो हैप्लॉइड है तो मियोसिस तो नहीं हो सकती। तो माइटोसिस हुई पहली बार, माइटोसिस हुई, लेकिन माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस हुआ। केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियाई बन गए, दोनों अपोजिट पोल पे चले गए। ऐसे डिवीजन को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर। कि कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस तुरंत ना होगी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बोलेंगे इसको, 2 न्यूक्लिएट। कितनी सेल हैं? सेल भी एक ही है, लेकिन न्यूक्लियाई कितने हो गए? 2। फिर माइटोसिस से भी फ्री न्यूक्लियर। अब कितने न्यूक्लियर बन गए? 4। तो 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो से कितनी सेल? 1। फिर तीसरी बार माइटोसिस से भी फ्री न्यूक्लियर। अब कितने न्यूक्लियर बन गए? 8। सेल कितनी है? 1। ठीक, तो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब वॉल फॉर्मेशन जब होगा तो दोनों, अच्छा ये माइक्रोपाइलर एंड है और एक चलाजल एंड है। ठीक है, चलाजल, चलो चलाजा ही बोल लेते हैं। तो माइक्रोपाइलर और ये चलाजा। तो माइक्रोपाइलर की तरफ 4 न्यूक्लियाई हैं और चलाजा की तरफ 4। दोनों से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा। इनको कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इसको इक्वेटर मान लो, ये दोनों पोल मान लो, तो दोनों पोल्स है तो क्या नाम रख दिया? पोलर। और ये जो बड़ी वाली जो ओरिजिनल सेल थी उसका नाम रख दिया गया सेंट्रल सेल। क्या नाम रख दिया गया? सेंट्रल सेल। तो ये सेंट्रल सेल हो गई। अब इस माइक्रोपाइलर पे कितने बचे न्यूक्लियाई? 3। तीनों पे सेल वॉल बन गई। बोलो, तो 3 सेल ये हो गई। चलाजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई थे उन पे 3 सेल बन गई। 3 और 3 6, और एक सेंट्रल सेल कितनी हो गई? 7। न्यूक्लियाई कितने? और सेल कितनी? 7। दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट। अब कहानी समझते हैं। अब देखो, जो चलाजल एंड है, चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल है, तो इसके लिए मैंने निमोनिक बना दिया ABC। A फॉर एंटीपोडल, B फॉर बेसल एंड, ये बेस की तरफ है, और C फॉर चलाजल। तो इससे आप याद कर लेंगे। अब आते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कितनी सेल हैं? 3। तीनों सेल को मिला के कहते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। एग एपरेटस में कितनी सेल? 3, जिनमें से 2 किनारे वाली सिनर्जिड और एक सेंटर में एग सेल या फीमेल गैमेट। क्या यही हम बनाना चाह रहे थे? क्या फीमेल गैमेट ही बनाना चाह रहे थे? क्या गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं? बस, तो फीमेल गैमेट मिल गई यहाँ पर। तो अब एक एग सेल और 2 सिनर्जिड को मिला के क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। और इधर 3 जो सेल है उनको बोलते हैं एंटीपोडल। तो ये हो गई 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ABC यहाँ निमोनिक लिखा ही हुआ है। ये एग एपरेटस, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोडल सब पूरा डिवीजन करके आपको दिखाया गया है। फिर से वही डायग्राम बना हुआ है। तो गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट हैं और इधर एम्ब्रियो सैक के अंदर 1। ये भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए वो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? डबल, क्योंकि 2 मेल गैमीट यहां पर। तो क्या कंप्लीट हो गया? गैमेटोजेनेसिस। अब हम कहां चलते हैं? गैमेट ट्रांसफर।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी घटनाएं होती हैं? 3। पहली घटना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अरे रुक जाओ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी उसमें क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस। अब क्या पढ़ेंगे? गैमेट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। गैमेट ट्रांसफर ह्यूमन में क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। ह्यूमन में क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। और फ्लावरिंग प्लांट में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। पॉलिनेशन का सीधा मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की अगर बात करें तो पॉलिनेशन केवल 2 जगह मिलेगा, जिम्नो में और एंजियो में। अच्छा, जिम्नो में, सभी जिम्नो में जो पॉलिनेशन है वो विंड के द्वारा, वहां कुछ अलग अलग पढ़ना है, लेकिन यहां अलग अलग पढ़ना, विंड, वाटर और एनिमल, 3 अलग अलग पॉलिनेशन पढ़ने। अब पॉलिनेशन के टाइप की अगर बात करें तो 3 तरह का पॉलिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पॉलन का सोर्स क्या है? ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी। तो यहाँ एक ही डायग्राम में आप समझ सकते हैं, अगर पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर से स्टिग्मा पर जा रहे हैं तो ऑटोगैमी, अगर डिफरेंट फ्लावर से आ रहे हैं जो सेम प्लांट पे है तो जीटोनोगैमी, और अगर अलग अलग प्लांट के फ्लावर का यूज है तो जीनोगैमी। तो बताओ इसका नाम बताओ? ऑटोगैमी। इसका नाम? जीटोनोगैमी। इसका नाम क्या हो गया? जीटोनोगैमी। इसका नाम? जीटोनोगैमी। इसका नाम? जीनोगैमी। इसका नाम? लग रहा समझ गए तुम लोग, बहुत होशियार हो गए हो। ऑटोगैमी इज आल्सो नेम्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, अब इसमें पहली शर्त ये होगी कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, क्योंकि एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होना है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या ऑटोगैमी हो पाएगी? नहीं, ये पहली शर्त है। फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, क्योंकि सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन है, तो बाइसेक्सुअल तो होना चाहिए, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यूनिसेक्सुअल में क्या हो सकता है? जीटोनोगैमी या जीनोगैमी। ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, ये देखो लिखा, ऑटोगैमी टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक, अब जो फ्लावर नॉर्मली खिल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चैस्मोगैमस। और अगर चैस्मोगैमस फ्लावर है, फूल खिला हुआ है, तो खिला हुआ फूल है तो उसमें अपने ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, दूसरे फ्लावर से आ सकते हैं, दूसरे प्लांट से आ सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। चैस्मोगैमस फ्लावर में कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। लेकिन अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी खिलते नहीं है। वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलाइना, 3 एग्जाम्पल याद करने। इनमें चैस्मोगैमस फ्लावर की क्लिस्टोगैमस, दोनों तरह के, इनके पास दोनों तरह के फूल होते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर जो खिल जाते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कभी खिलते नहीं, और खिले नहीं तो फूल हैं क्या? हाँ यस सर, खिले नहीं तो फूल, हाँ हाँ सर बिल्कुल। अबे खिले नहीं तो काहे के फूल? क्या है? कली ही है। ऐसी कली जो नहीं खिली, क्लिस्टोगैमी। बोलो, छिपकली बता दैट इज क्लिस्टोगैमी। तो इनका नाम फ्लावर जरूर, लेकिन ये फ्लावर नहीं है, क्योंकि कभी खिले ही नहीं तो काहे के फूल, ये तो कली ही रहेंगे। और जब खुलेगा नहीं फूल तो क्या कभी उसमें जीटोनोगैमी या जीनोगैमी पॉसिबल है? नहीं, उसमें क्या है? ऑटोगैमी ही हो सकती है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, इनवेरिएबली बिना किसी संदेह के कंप्लीट ऑटोगैमी इसमें होगी, क्योंकि यहां पर कोई चांस नहीं है कि दूसरे प्लांट से या फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ पाए, क्योंकि फूल खिलेगा ही नहीं तो ऑटोगैमी हो सकती है। तो ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? दोनों। फायदेमंद इसलिए क्योंकि यहां पर एस्योर्ड सीड सेट होगा, एस्योर्ड सीड, गारंटी के साथ सीड बनेगा, जबकि किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इससे क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। जीटोनोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यहां पर फूल बदल जाएगा लेकिन प्लांट चेंज नहीं होगा। जीटोनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी की तरह है, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आ रहे हैं। जीनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, और जीनोगैमी अकेला ऐसा पॉलिनेशन है जहां पर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। अब आते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। कितने एजेंट हैं? 2 एजेंट हैं। कितने एजेंट? 2। पहला एबायोटिक, दूसरा बायोटिक।
एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग। अब एबायोटिक में कितने हैं? 2, विंड एंड वाटर, और बायोटिक में एनिमल्स। अब इन दोनों बायोटिक और एबायोटिक में कौन ज्यादा कॉमन है? बायोटिक। बायोटिक ज्यादा कॉमन मतलब ज्यादातर एंजियोस्पर्म किसका यूज करते हैं? बायोटिक का। एबायोटिक में कौन कॉमन है? विंड। मतलब सबसे रेयर कौन है? वाटर सबसे रेयर। कितने जेनरा में? 30, ज्यादातर मोनोकॉट के। मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। ऑल जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड। In angiosperm, only a small group of plant use abiotic agent. Pollen grain come in contact with stigma is a chance factor for both wind and water pollination. Chance factor मतलब किस्मत या हादसा। भाई हवा बहती हुई जा रही, पॉलन ग्रेन उड़ते हुए जा रहे, रास्ते में स्टिग्मा मिली तो पॉलिनेशन हो गया, नहीं मिला तो पॉलन ग्रेन बेकार। यानी पॉलन ग्रेन का लॉस विंड और वाटर पॉलिनेशन में ज्यादा होना है, और इसलिए इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो फ्लावर है वो लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। ये वो कहानी लिखी हुई है। अब विंड पॉलिनेशन की बात करें तो विंड पॉलिनेशन में क्या क्या अडॉप्टेशन होंगे? पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? लाइट एंड नॉन स्टिकी, हल्के होने चाहिए ताकि हवा में आसानी से उड़ सकें। साथ ही स्टेमन कैसे होने चाहिए? एक्सपोज, ताकि हल्की हवा चलने पर ये पॉलन ग्रेन अंदर से निकल आए। स्टिग्मा लार्ज और फीदरी होनी चाहिए ताकि उड़ने वाले पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर सकें। अब यहां पर कुछ और बातें ध्यान रखने की। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, जैसे अभी कहां पर पढ़ा था? वीट, पैडी। और वीट और पैडी जो है क्या वो ग्रेमिनी के मेंबर है? यस। तो देखो उसमें विंड पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि कॉर्न कॉप की बात करें, मेज की फैमिली, पोएसी वही ग्रास फैमिली है। मेज, राइस, वीट, बंबू, इन सब की फैमिली क्या है? पोएसी। ये सब ग्रास ही हैं। तो कॉर्न कॉब में ये जो ऊपर मूछे निकली रहती देखी होंगी, इनको कहते हैं टेसल्स। और ये टेसल्स क्या होते हैं? स्टिग्मा एंड स्टाइल। नीट में सवाल पूछा गया है कि टेसल्स एक्चुअली स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी, जैसे वीट, राइस, मेज, बैम्बू, चारों एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। इनमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है। तो यही पूछा गया है कि ग्रासेस में या ग्रेमिनी में विंड पॉलिनेशन सबसे कॉमन है। अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन वाटर का बहुत ही रेयर और केवल कितने जनरा में है? 30। और 30 में ज्यादातर कौन है? मोनोकॉट। ज्यादातर मोनोकॉट है ये। लेकिन अगर आप लोअर प्लांट को देखो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, तो वहां पर मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वाटर। और इसीलिए अगर आप देखें तो क्या टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट आपके सराउंडिंग में पाए जा रहे हैं? अरे सराउंडिंग में कौन? मार्केंशिया नहीं मिला रास्ते में क्या? और फ्यूनेरिया नहीं मिला था क्या? और साल्विनिया देखे कि नहीं देखे? आम, अमरूद, गेंदा, गुलाब, गुड़हली मिले थे क्या? तो ये क्या है? सब एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की डिपेंडेंसी वाटर पर ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन ब्रायो, टेरिडोफाइट आपके सराउंडिंग में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको पानी के पास की कंडीशन चाहिए, क्योंकि उनके लिए वाटर एक रेगुलर मोड है मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यही पूछा जाता है कि ब्रायो और टेरिडो का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित क्यों है? ब्रायो टेरिडो कहाँ मिलेंगे? हिली एरियाज में, जहां पर कूल डैम्प एंड सैडी प्लेस होगा। पढ़े नहीं हो क्या प्लांट किंगडम में ना? तो वही रीजन लिखा है, ड्यू टू नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन। अब हाइड्रोफिली यानी विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन जो है ये फ्रेश वाटर में हाइड्ला एंड वेलेसनेरिया और मरीन वाटर में जोस्ट्रा। 3 एग्जाम्पल कुल मिला के याद करने। 30 जेनरा है, 30 जेनरा में आपके सिलेबस में कितने हैं? 3। कौन से? हाइड्ला, वेलेसनेरिया, जोस्टेरा। जोस्टेरा कहते हैं मरीन सी ग्रास। मरीन मतलब खारे पानी में, तो वही मरीन वाटर ऊपर लिखा हुआ है। अब एक नियम ये भी ध्यान रखना कि सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। अगर कोई प्लांट पानी में, तो जो नहीं कि पानी से पॉलिनेशन करेगा। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होगा? विंड या इंसेक्ट से। ये देखो वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, क्या पानी के अंदर है? पॉलिनेशन किससे? इंसेक्ट या विंड से। वाटर लिली, पॉलिनेशन कैसे? इंसेक्ट या विंड से। 2 बार नीट में सवाल पूछा गया। तो इनमें क्या होता? फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, और पॉलिनेशन होगा विंड या इंसेक्ट के द्वारा।
Not all the aquatic plant are pollinated by water. In majority of aquatic plant pollination take place by insect और wind. केवल कितने जेनरा में वाटर पॉलिनेशन है? 30 में 3 आपके सिलेबस में कौन कौन से? हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा। ये वेलिस्नेरिया की कहानी दी गई। कह रहे हैं वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो पानी की सरफेस पे आ जाता है और पानी की सरफेस पे ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं और पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। लेकिन जोस्टेरा की अगर बात करें तो वहां पर फीमेल फ्लावर पानी के अंदर डूबा रहता है। तो इसीलिए जो वेलिस्नेरिया, इसमें हम टर्म यूज करते हैं एपी हाइड्रोफिली। एपी मतलब ऊपर, पानी की सरफेस पे आ गया फूल। जबकि जोस्टेरा की बात करें तो इसमें हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब नीचे, यहां पर जो फ्लावर है वो पानी के अंदर डूबा रहता है, सबमर्ज रहता है। तो मैं की पॉइंट बता दे रहा हूं, बाकी आप इसको एक बार रीड करिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बहुत तेज तो नहीं चल रहे हम लोग? तेज होगा तो बता देना, तेज कर दें इसको और तेज पढ़ाएं। अरे भाई मैं मशीन थोड़ी हूँ बे कि ऐसे घुमा दिया। हाँ अब मैं भी बच्चा ही हूँ तुम्हारी तरह। तो पॉलन, अच्छा, वाटर में पॉलन ग्रेन को भीगने से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती। और ये कवरिंग कहाँ पड़ी है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में म्यूसिलेजिनस कवरिंग पढ़ाई गई ना, तो यहां भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। अब करें एबायोटिक फैक्टर से जहां पर पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करना है भाई। कलर होना, सुगंध होना, नेक्टर होना, ये अट्रैक्ट करने के लिए है ना। क्या विंड और वाटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत है? नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, जूफिली। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म यूज एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। भाई ज्यादातर एंजियोस्पर्म में एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब यहां पर कुछ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट लिखे हैं: बीज, बीटल, फ्लाइज, मॉथ, वेस्प, एंट, बैट, बटरफ्लाइज, बर्ड। बर्ड में एग्जाम्पल दिया सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है और सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो, है ना। लार्जेस्ट सेल, क्या बात, तुम लोग ऐसा कॉपी करते एक दूसरे का तुरंत। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी सेल है। अरे और सबसे बड़ी चिड़िया, तो सबसे बड़ी चिड़िया का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी सेल। नहीं समझे? चलो अब करें कि एनिमल में सबसे कॉमन एजेंट कौन है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट में सबसे कॉमन बीज। दीज आर डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। कुछ लार्जर एनिमल भी पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे प्राइमेट में लीमर। लीमर कहां पढ़ा? एवोल्यूशन में। लीमर किसके साथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है? हाँ, स्पॉटेड कस्कस। लीमर स्पॉटेड कस्कस। बॉब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट। भाई शॉर्ट देख लिया करो, 1-1 मिनट के हैं। 1 मिनट में पूरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। 10 वीडियो, 10-15 वीडियो रहती पूरे चैप्टर की, और हर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही वहाँ पढ़ाया मैंने। तो यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ कम टाइम, और वहाँ और आराम से पढ़ाते हैं। देखिए कि नहीं देखिए शॉर्ट? कोई बहुत तेज पढ़ाते हैं क्या? एकदम आराम से। हाँ अच्छा, रेप्टाइल में याद करना है गार्डन लेजर्ड एंड जेको लेजर्ड। गार्डन लेजर्ड का नाम बताओ। कैलोर्स। कौन सा? कैलोर्स। और हेमीडेक्टाइलस क्या है? वॉल लेजर्ड। और कैमिलियन ट्री लेजर्ड। तो यहाँ गार्डन लेजर्ड है, जेको लेजर्ड दिए गए। एंड आर्बोरियल ट्री डेलिंग रोडेंट्स। ठीक है, अब कह रहे कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज से ही पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे युक्का में किसके द्वारा? मॉथ से। फिग में वैस से। तो फिग और वैस में जो रिलेशनशिप है कैसी है? ऑब्लिगेट। और अगर इनमें से एक गायब हुआ तो दूसरा भी गायब, दिस इज कॉल्ड कोएक्सटिंक्शन। और एक अगर इवॉल्व हुआ तो दूसरा भी इवॉल्व होगा, दैट इज कोएवोल्यूशन।
ठीक, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब इंसेक्ट से जिन फ्लावर में पॉलिनेशन होता है कैसे होते हैं, लार्ज, ताकि इंसेक्ट को आसानी से दिखाई दें। और अगर फ्लावर छोटे हैं तो इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, और इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे तो क्या विजिबल हो जाएंगे, यस। साथ ही साथ फ्लावर होंगे कैसे, कलरफुल, फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू वाले हैं, रिच इन नेक्टर, और इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन सबको खुशबू थोड़ी पसंद है, कुछ को बदबू अच्छी लगती है। तो जिनमें जैसे फ्लाइज एंड बीटल, गुबरैले हो गए, मक्खियां हो गई, इनको तो खुशबू अच्छी नहीं लगेगी। तो इनमें जिनको पॉलिनेशन कराना है इनसे, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फाउल आर्डर मतलब दुर्गंध। जैसे रेफ्लिशिया, रेफ्लिशिया का फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फूल है दुनिया का, जानते हो ना ये बात। और इसमें फ्लाइज पॉलिनेशन कराती हैं, कैरियन फ्लाइज, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो मीट जैसी दुर्गंध प्रोड्यूस, सड़ा हुआ मांस, और 2 किलोमीटर दूर तक दुर्गंध जाती है फूल की। कितनी दूर, 2 किलोमीटर दूर से मक्खियां आ जाती हैं, चलो कहीं मीट है चलते हैं। पॉलन ग्रेन आर यूजुअली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एनिमल बार बार आता रहे पॉलिनेशन कराने, तो बदले में उसको क्या देते हैं, रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड सबसे कॉमन कौन से हैं, पॉलन एंड नेक्टर आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जो रिवॉर्ड देते हैं अंडे रखने की जगह के रूप में, एग लेइंग साइट। कहाँ अंडे रखने की जगह देते हैं, अपनी ओवरी में। यानी फ्लावर ने अपनी ओवरी में अंडे रखने की जगह दी। और इसके 3 केस हैं, पहला एमार्फोफेलस, दूसरा युक्का प्लांट, और तीसरा फिग। इससे एमार्फोफेलस की बात हो रही है। दिस इज टॉलेस्ट फ्लावर। फ्लावर की हाइट कितनी है, 6 फीट हाइट, लगभग हम लोग को जितनी हाइट है। इतना बड़ा फूल, सोचो गुलाब इतना बड़ा अगर होता तो कितनी समस्याएं होती ना। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन कराना नहीं चाहते हैं, लेकिन रिवॉर्ड चाहिए उनको, मतलब उनको नेक्टर चाहिए, पॉलन चाहिए, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराना है। उनको क्या कहते हैं, पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। मतलब उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, लेकिन मजा पूरा चाहिए उनको, तो उनको क्या कहते हैं, डकैत। क्या कहते हैं, डकैत। 99 की डकैती कर ले गए, है ना। अब आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब यह है कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। किसको रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में बाइसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं। ज्यादातर, ये भी सवाल हो गया, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल है तो क्या ज्यादा होने के चांस हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी ज्यादा होगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और कोई ये चाहेगा कि उसकी जो अगली प्रोजेनी हो डिप्रेस्ड हो, वो नालायक हो, कमजोर हो, कोई ये चाहता है? कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, कोई ऐसा चाहेगा? सब लोग चाहते बच्चा और एडवांस हो। तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी कम हो जाएगी। तो प्लांट भी नहीं चाहता, तो उसने क्या किया, उसने ऐसे तरीके डेवलप किए जिससे ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो कोई भी ऐसा तरीका जो ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी को रोके और जीनोगैमी को बढ़ाए, उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। 4 सिलेबस में आपके हैं, तो ये 4 आपके सामने लिखी हैं। अब ये नाम एनसीईआरटी ने यूज नहीं किए, 3 ये नाम यूज किया है, तो मैंने नाम लिख दिया, मन करेगा तो याद कर लेना, इससे याद करना आसान हो जाएगा। पहली डिवाइस है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि एंथर और स्टिग्मा का मैचुरेशन एक ही समय पे ना हो। अगर एक ही समय पे, भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है और एंथर स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब ऑटोगैमी हो जाएगी। लेकिन मैचुरेशन अलग टाइम पे होगा तो ऑटोगैमी नहीं होगी, तो इससे ऑटोगैमी रुक जाएगा। दूसरी डिवाइस हमारे पास है हेट्रोस्टाइली, मतलब एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन इस तरह की है फ्लावर में कि सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो इससे ऑटोगैमी नहीं होगी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। तो ये भी ऑटोगैमी रोक सकती है, हेट्रोस्टाइली। तो डाइकोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली प्रिवेंट ऑटोगैमी। अब आते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी स्वतः अयोग्य, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। पहला सवाल कैसी मैकेनिज्म, जेनेटिक मैकेनिज्म जो ऑटोगैमी और जिटोनो दोनों को रोक सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि अगर एक ही प्लांट पे 2 फूल लगे हुए हैं, तो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर इसी के पॉलन ग्रेन आए या दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन आए तो इसको जर्मिनेट नहीं करने देगी।
अगर यहां जर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या रुक गया, ऑटोगैमी, और ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं किया तो ज़ीटोनोगैमी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। लेकिन दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आएंगे तो जर्मिनेट कर जाएंगे, दूसरे प्लांट से आ रहे हैं मतलब जीनोगैमी। तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म जो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये अपने फ्लावर के पॉलन ग्रेन या अपने प्लांट के दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देती। चौथी सबसे बढ़िया डिवाइस यूनिसेक्सुअलिटी। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लो। कैसे फ्लावर? यूनिसेक्सुअल। अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या नहीं हो सकता? ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती। अब जीटोनो में ध्यान रखना है आपको, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑटोगैमी की पहली शर्त बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो सिचुएशन हो सकती है यहां पर। एक तो मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे। मोनो का मतलब क्या है? एक ही प्लांट पे दोनों फूल आ गए। तो और दोनों फूल कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। तो क्या ऑटोगैमी पॉसिबल है? नहीं। क्या जीटोनो हो सकती है? यस। यानी मोनोइसियस प्लांट जैसे मेज, कोकरबिट, कैस्टर, कोकोनट, ये ऑटोगैमी रोक सकते हैं क्या? अरे यार सामने तो लिखा है ऑटोगैमी रोक सकते हैं, लेकिन जीटोनोगैमी रोक नहीं सकते। दूसरा डायसियस की बात करें। डायसियस ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होते हैं। मेल प्लांट पे मेल फूल और फीमेल प्लांट पे फीमेल फूल, जैसे पपाया एंड डेट पम। पपीता आपने देखा होगा। पपीते के आप 10 पेड़ लगाओगे तो उसमें आधे में फल आएंगे, आधे में नहीं आएंगे। तो किसमें फल आएंगे? जो फीमेल है, क्योंकि फीमेल फ्लावर के पास क्या है? ओवरी, और ओवरी से क्या बनता है? फल। और मेल वाले बेचारे कुछ क्या नहीं है, तो पॉलन ग्रेन नहीं आएंगे तो कैसे फल बनेगा बे? कह रहे कुछ नहीं, उनका कोई काम नहीं। कभी एक पपीते का पेड़ लगाओगे तो कुछ होना ही नहीं, एक और पेड़ साथ में होना चाहिए। समझे कि नहीं? ये सब तो लोग तो ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट उन्हें क्या कहते हैं? डायसियस। साइकस मोनोइसियस है कि डायसियस? साइकस। हाँ, साइकस डायसियस है और पाइनस मोनोइसियस। तो ये भी याद करना पड़ेगा, वहां दिया हुआ। मार्केंशिया, मार्केंशिया डायसियस, उसमें वो आर्किगोनियोफोर एंड थ्रीडियोफोर अलग अलग दिखाए गए हैं। तो अलग अलग अगर हो गए तो अबे दो प्लांट है तो क्या हो गया? डाई। एक प्लांट है तो मोनो। अब डायसियस ऑटोगैमी रोक सकता कि जीटोनोगैमी? दोनों, क्योंकि यहाँ क्या पॉसिबल है? जीनोगैमी। बोलो यार, मान लो कंफ्यूज हो गए एग्जाम में कि कौन किसको रोक रहा है, कौन किसको नहीं रोक रहा है। तो मोनोइसियस, मोनो का मतलब एक चीज को रोकेगा, किसको? ऑटोगैमी। डायसियस दोनों को रोक देगा, किसको? ऑटोगैमी है जीटोनोगैमी। खत्म बात। समझे कि नहीं? तो डायसियस प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी है जीटोनोगैमी। अब आते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें एक लाइन ध्यान रखनी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में डेफिनेशन, फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन होने से पॉलन ग्रेन कहां पहुंचे? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचने से लेकर पॉलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने तक की सारी घटनाएं क्या कहलाती हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बहुत सारी कहानी इसमें लिखी हुई है, लेकिन इस समय इतना ज्यादा पढ़ और रिवाइज कर नहीं पाओगे। तो जैसी डेफिनेशन मैंने बताई है वो आपको यहां पर ध्यान रखनी। यही डेफिनेशन लिखी है, ऑल द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल इज नोन एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन जर्मिनेशन के लिए भी आप 2-4 पॉइंट याद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको स्पीसीज दी हुई हैं और इनके पॉलन ग्रेन को अगर आप किस सोल्यूशन में? 10% शुगर सोल्यूशन, ये पूछ सकता है। कितनी देर रखेंगे? 15 से 30 मिनट। तो आप लो पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पॉलन ट्यूब नजर आ जाएंगी। अब आते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे पहला काम क्या करेंगे? इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, ताकि क्या रुक जाए? ऑटोगैमी ना हो। और उसके बाद ये देखो, ये स्टेप यूज करने, तो ये एकदम टिप पे याद हो। सबसे पहले इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग, बैगिंग के बाद कलेक्शन ऑफ पॉलन, फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड रीबैगिंग। अब सोचो यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है,
यूनिसेक्सुअल फीमेल तो क्या नहीं करना है, इमैस्कुलेशन नहीं करना, बाकी सारे स्टेप तो ये हो जाएंगे। तो यानी बैगिंग, कलेक्शन, डस्टिंग, रीबैगिंग, समझ गए ना। तो बताओ बाइसेक्सुअल में क्या करोगे, पहला इमैस्कुलेशन, बैगिंग, कलेक्शन, डस्टिंग, रीबैगिंग, खत्म हो गया। अब आते हैं डबल फर्ट। अब क्या कंप्लीट हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन में। और प्री फर्टिलाइजेशन में और भी बातें पढ़ी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमीट हैं, 2। और ये जो पॉलन ट्यूब है 2 मेल गैमीट को लेके जाती किसी एक सिनर्जिड के अंदर। सिनर्जिड अपने पास बुलाने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस का यूज करती है। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब टू एंटर इनटू सिनर्जिड। तो किसी एक सिनर्जिड के अंदर वो एंटर कर जाएगी, और उसके आगे की कहानी यहां से। तो ये पॉलन ट्यूब दिखाई दे रही है, इसके अंदर 2 मेल गैमीट है और सिनर्जिड के अंदर दोनों मेल गैमीट डिस्चार्ज हो गए। अब ये कौन है, एग सेल, और ये यहां पर 2 हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब इन 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट मूव करेगा एक सेल की तरफ, उसके न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज कर जाएगा। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगैमी। और सिनगैमी से क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो अगली जनरेशन का निर्माता है, अगली जनरेशन बनाएगा। दूसरा जो मेल गैमीट है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई कितनी है, 2, और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस। तो कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, 3। इसने नाम क्या पड़ा, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, पेन। क्या बनेगा, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस पेन से आगे चल के क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। अब चूंकि 2 फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का फीचर हो जाएगा। ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे कहाँ थे, ये सेंट्रल सेल में, बोलो यार। तो जैसे ही पोलर न्यूक्लियाई का ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, सेंट्रल सेल इज कन्वर्टेड इनटू पेक। पेक इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इधर ये तीनों फ्यूज होके क्या बन गए, पेन। समझ गए ना। अब बताओ कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, कितने न्यूक्लियाई, 5। कितने गैमीट, अबे 3 गैमीट। समझ नहीं पा रहे हो, अबे 2 मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, नहीं समझे। बताओ ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, 3। सिनगैमी में कितने न्यूक्लियाई, सिनगैमी में कितने गैमीट, कमाल लिखे हो। सिनगैमी में कितने गैमीट, 2। ट्रिपल फ्यूजन में कितने गैमीट, 1। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमीट, 5 गैमीट कहाँ है भाई, 5, 3 गैमीट हैं। गैमीट और न्यूक्लियाई ही नहीं जान पा रहे हो, समझ गए कि नहीं, ना समझो फिर से बताएं। पैसा दिए हो भाई तो पूरा अधिकार पूरा निचोड़ लो टीचर पे। बच्चे यूट्यूब पे मैसेज करते, सर सीट नहीं दे रहे हम तो पैसे दिए हैं। आओ भाई तुम ले लो, पैसा लो। ये अच्छा, ये तो सब वही लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, तो अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कितने हैं, 4। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन। ये चारों यहां पर लिखे हैं, है ना। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पेक या पेन से हो गया, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। यही सब घटना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक एक करके पढ़ लेते हैं। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में कौन पहले बनता है, एंडोस्पर्म, और फ्रूट और सीड एक साथ। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ये वो दिखाएगा कि कैसे एंडोस्पर्म बना था। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रीसीड मतलब पहले, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होता है एम्ब्रियो के, और ये एडॉप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो ये यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, उसके अंदर पेन दिखाए गए हैं। अब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से यहाँ पर न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ेगा, और न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई, तो इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और किनारे की तरफ वॉल बन चुकी तो इसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म।
कच्चे नारियल में दोनों चीजें पाई जाती हैं। कच्चे नारियल में जो नारियल पानी लिक्विड वाला हिस्सा है वो कौन है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो गर्री होती है वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। गर्री जानते हो ना, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, कर्नेल बोलते हैं, व्हाइट कर्नेल, ये आपको दिखाए गए है ना। तो कोकोनट नारियल पानी फ्री न्यूक्लियर हो गया, और व्हाइट कर्नेल जो गरी हो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। कहते हैं गरी काट रहे हो तो और ये कच्चा नारियल हो गया। अब करें कि एंडोस्पर्म टिश्यू की जो सेल उनमें बहुत सारा रिजर्व फूड है, और इस एंडोस्पर्म को डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। अब एंडोस्पर्म कुछ सीड में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, कुछ में बचा रह जाएगा। तो इसी आधार पे दो तरह के कंडीशन यहां पर बनेंगी। करें कंप्लीटली कंज्यूम बाय एम्ब्रियो, अगर पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया तो ऐसे सीड को क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे पी, बीन, ग्राउंडनट, ज्यादातर डाइकॉट में। और कह रहे हैं कि नॉट कंज्यूम बाई, कंप्लीटली नॉट कंज्यूम हो रहा, कुछ बचा रह रहा, तो ऐसे सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे कैस्टर, कोकोनट, सीरियल, जैसे राइस, व्हीट, मेल, ज्यादातर मोनोकॉट। लेकिन ये क्या है? डाइकॉट है ना। और इसमें एग्जाम्पल एक होता है ऑर्किड। ऑर्किड क्या है? मोनोकॉट। तो यहां ज्यादातर डाइकॉट, कुछ मोनोकॉट, यहां ज्यादातर मोनोकॉट, कुछ डाइकॉट। तो बताओ पी में क्या एंडोस्पर्म बनता है? लेकिन मैच्योर सीड में नहीं मिलता। ये कहीं मत बना लेना कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब कि एंडोस्पर्म बनता नहीं, बनता है लेकिन खर्च हो जाता है, पूरा कि थोड़ा बहुत, पूरा खर्च हो गया। और क्या राइस ने एंडोस्पर्म बनाया? क्या खर्च किया? क्या पूरा खर्च किया? नहीं, थोड़ा खर्च किया, थोड़ा बचा लिया। और जो बचा लिया उसका क्या करेगा? अरे उसको सीड जर्मिनेशन के समय यूज करेगा। कब यूज करेगा? सीड जर्मिनेशन के समय। और सीड जर्मिनेट अगर आपने नहीं होने दिया तो आप ठूस लोगे इसको। अरे राइस खाओगे तो तुमको मिल जाएगा एंडोस्पर्म, तुम खा लोगे। अब एक सवाल ये भी दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो जर्मिनेशन के लिए यूज करेंगे एंडोस्पर्म का, लेकिन पी जब जर्मिनेट करेगा तो इसको कैसे एनर्जी मिलेगी? कॉटलिडन से। इसने खाना कहाँ ठूसा है? कॉटलिडन में। और जर्मिनेट नहीं किया तो कॉटलिडन तुम ठूस लोगे। चलो अब आते हैं कौन सा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की घटना एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है बेटा, उसमें आपको स्टेजेस याद करनी। तो जाइगोट से पहले क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर से हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। करें कि जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती मोनोकॉट और डाइकॉट में वो सिमिलर होती हैं। तो सिमिलर स्टेजेस हैं, ये डायग्राम में एनसीईआरटी में दिया गया, यहां से आप याद कर लोगे। अब यहां से सारी कहानी एक साथ आप देख लो। अगर हम ये चैप्टर 5 मार्फोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है, वहां भी सीड फ्रूट पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते हैं। तो फ्रूट के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है पेरिकार्प और दूसरा सीड। पेरिकार्प कहते हैं छिलका, छिलका जानते हो ना, और सीड भी जानते हो आप। जैसे आम में छिलका खाते हो क्या? हाँ भाई छिलका खाते हो। उसमें जो पेरिकार्प होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं ना, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो मीजोकार्प खाते हो ना, तो पेरिकार्प का ही एक हिस्सा खाते हो आप, है ना, कि सीड खाते हो। मूंगफली में क्या खाते हो? वहां सीड खाते हो, वहां पेरिकार्प फेंक देते हो। आम में सीड फेंक देते हो, पेरिकार्प ठूस लेते हो। बोलो। आलू में क्या खाते हो? वहां तो स्टेम खाते हो, वहां फ्रूट खाते ही कहाँ हो। समझे कि नहीं? अब देखो यहाँ पर, अब जो सीड है इसके कितने पार्ट हैं? 2। पहला सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो। तो जैसे मूंगफली है, एक मूंगफली ले लो। क्या है मूंगफली? अरे फ्रूट है भाई। मूंगफली क्या है? फ्रूट। उसको तोड़ा आपने, तोड़ने के बाद कुछ फेंक दिया। क्या फेंक दिया? पेरिकार्प। बचे क्या? सीड। अब सीड के ऊपर वो एक पिंक कलर की कवरिंग होती है, उसको खा भी लेते हैं कभी कभी, कभी कभी फेंक भी देते हैं। तो उसको ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो क्या निकल गया? सीड कोट निकल गया। बचा क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आपने ठूस लिया। अच्छा, एम्ब्रियो को कभी कभी तोड़ भी देते हैं। कितने टुकड़े? 2। वो 2 क्या है? कॉटिलेडन। और दोनों को जोड़ने वाला जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझे कि नहीं? सब घरी में है। इधर सीड कोट पे चलते हैं। सीड कोट डाइकॉट में थोड़ी सी थिक होती है, तो उसमें 2 लेयर होती है। आउटर को कहते हैं टेस्टा और इनर को टेगमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इधर जो एम्ब्रियो, उसके कितने पार्ट हैं? 2। एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट हैं, रेडिकल एंड प्लेम्यूल। रेडिकल क्या बनाता है? रूट।
और प्लूम्यूल सूट या स्टेम का फॉर्मेशन करता है। तभी तो किसी फ्रूट को अगर हम बो दें तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। बोलो यार, अब ये बता पाओगे क्या? अरे ये नहीं, जो पढ़ाए हैं अभी। फ्रूट के कितने पार्ट हैं? दो, पहला पेरिकार्प, दूसरा सीड। सीड के कितने पार्ट? दो, पहला सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के कितने पार्ट? दो, पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन अगर एक है तो मोनोकॉट, दो है तो डाइकॉट। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो उसमें भी दो पार्ट हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। अच्छा, मोनोकॉट में जो रेडिकल होता है उसकी कवरिंग को क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। और प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल। बना भी होगा कहीं पर, हाँ ये यहाँ पर बना हुआ है ना, ये प्लूम्यूल लिखा हुआ है, उसकी कवरिंग का नाम क्या है? कोलियोप्टाइल। और रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा। राइजा से माइकोराइजा याद है? तो माइको किसके लिए? फंजाई के लिए। और राइजा वर्ड किसके लिए? रूट के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है यार, है ना। ये डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। और मोनोकॉट एम्ब्रियो में ध्यान रखना है स्कुटिलम। स्कुटिलम इज द कॉटिलिडन। क्या है? कॉटिलिडन किसका? ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली इज पोएसी। तो पोएसी में कॉटिलिडन को स्कुटिलम का नाम दिया जाता है। अब आते हैं सीड की बात करते हैं। तो सीड एंड फ्रूट आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर एंड एंड प्रोडक्ट आर सीड एंड फ्रूट। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। सीड की वही कहानी जो अभी आपने जस्ट पढ़ी है, सीड के लिए लिख दिया मैंने एक बार फिर से। अब आगे फिर वही कहानी कि जैसे अब थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगा लो कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, कौन से? नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड कहाँ स्टोर होगा? कॉटिलिडन में। और एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म में। समझे कि नहीं? तो कॉटिलिडन आर जनरली थिक एंड सोलेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एज इन लेग्यूम। अब लेग्यूम किसको कहते हैं? लेग्यूमिनोसी को। और लेग्यूमिनोसी फैमिली किसकी? डाइकॉट की। तो डाइकॉट की जैसे ग्राम पी ग्राउंडनट के, इनमें एंडोस्पर्म बचा है? नहीं बचा है। तो इन्होंने फूड कहाँ स्टोर कर लिया? कॉटिलिडन के अंदर। तो वही फिर एक बार कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है नॉन एंडोस्पर्म नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म बिकॉज एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। कई बार वही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई, फिर मॉर्फोलॉजी में फिर यही सब कहानी लिखी हुई है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब आते हैं पेरिस्पर्म। ये भी पूछा जाता है। पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। दो एग्जाम्पल याद करने कौन से? ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर इज काली मिर्च और बीट इज चुकंदर। तो इनके सीड में पेरिस्पर्म भी पाया था। बेल पेपर कहां पड़ा है? हाँ, C4 प्लांट। C4 प्लांट है कि नहीं? बेल पेपर नहीं है। C4 तो सॉर्गम, सुगर केन, मेज ये है ना। बेल पेपर चैप्टर सही पहुंचे हो। ग्रीन हाउस क्रॉप। अरे भाई, ग्रीन हाउस क्रॉप नहीं जानते हो? ग्रीन हाउस क्रॉप उन्हें कहते हैं भैया जो C3 होते हैं, लेकिन अगर उनको CO2 रिच इन्वायरमेंट में ग्रो कराएं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि C3 को अभी सैचुरेशन नहीं मिला है। किसको सैचुरेशन मिल गया है? C4 को। फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन हाउस क्रॉप के दो एग्जाम्पल दिए गए, टोमेटो एंड बेल पेपर। बेल पेपर किसको कहते हैं? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च देखे हो? तो बेल पेपर है। और ये है ब्लैक पेपर, ये है काली मिर्च। और रेड पेपर लाल मिर्च। अरे भाई, पेपर नहीं जानते हो तुम लोग? कितने मासूम बच्चे हो तुम लोग। अच्छा, अब जो सीड होते हैं जब ये मैच्योर होते हैं तो इनमें वाटर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। वाटर कितना बचता है? 10 से 15%। और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सीड के अंदर एम्ब्रियो बहुत स्लो हो जाती है और वो इनएक्टिव स्टेट में, इसे कहते हैं डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी के भी कुछ केस आपको याद करने हैं जो हम लोग इसके साथ पढ़ लेंगे। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट पहले बनता है कि सीड पहले बनता है? एक साथ। वो पॉइंट यहां पर लिखा साइमल्टेनियस। अब करें पेरिकार्प थिक और फ्लेशी है तो उसमें 3 पार्ट होंगे, कौन से? एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अगर मैंगो की बात करें तो कौन सा पार्ट एडिबल होता है? मेसोकार्प, जिसे आप गूदा कहते हैं ना, जो खाते हैं। तो फ्रूट के कितने पार्ट होते हैं? ये लो, इतनी जल्दी बोल रहे हो। पेरिकार्प एंड सीड। सीड के कितने पार्ट? 2, पहला
सीड कोड, दूसरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के कितने पार्ट? दो, पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा कॉटिलेडन। समझ गया ना? अब फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। जैसे मूंगफली कैसा फल है? ड्राई। और आम कैसा है? तो ये सब याद करना पड़ेगा क्या? अबे थोड़ा दिमाग लगा लो कि याद ही करोगे। मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ये सब कैसे हैं? ड्राई। कैसे? फ्लैशी है। फ्लैशी मतलब रसीले। और ड्राई में जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। सरसों देखे हो? तो सरसों फल ही तो है, उस फल से क्या निकालते हैं? तेल, सरसों का तेल। अब सीड डिस्पर्सल के लिए सीड डिस्पर्सर्स होते हैं ना, और डिस्पर्सर की ज्यादा कहानी आपके सिलेबस में है नहीं। अच्छा, करें ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो ओवरी से डेवलप होते हैं, और अगर फ्रूट का फॉर्मेशन केवल ओवरी से हुआ तो उसे क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा कोई पार्ट इन्वॉल्व हो जाए तो फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू। और इनमें कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है? थैलेमस। आम में क्या खाते हैं? आम में मीजोकार्प, और एप्पल में थैलेमस। थैलेमस यहाँ फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, अब ज्यादातर एंजियोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीड लेस होते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस भी आप पढ़ते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे ड्रोन्स, मेल हनी भी है ना। और एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है, और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है तो पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी अलग है, पार्थिनोजेनेसिस अलग है, एपोमिक्सिस अलग है। अब करें पार्थिनोकार्पी को हम ग्रोथ हार्मोन के द्वारा इंड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। ये पॉइंट वो दिया गया वहां पर, कहां पर? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया गया। अब सीड के एडवांटेज दिए गए, ज्यादा पूछा जाता नहीं, कभी कोई सवाल यहां से नहीं है, एक बार बाकी रीडिंग आप कर लेना यहाँ पर। अच्छा, सीड में ये खास बात कि सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेंगे। गैमीट बनते हैं मियोसिस से, और मियोसिस से तो क्या आएंगे? वेरिएशन, और वेरिएशन का काम एवोल्यूशन में होगा। अब आते हैं सीड वाइबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सीड की जो वाइबिलिटी वो वेरिएबल है, कई महीने हो सकती है। एग्जाम्पल ये वाले नहीं याद करने, कई महीने, साल, हंड्रेड्स ऑफ ईयर या थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हमारे सिलेबस में थाउजेंड्स ऑफ ईयर वाले। मैक्सिमम डॉर्मेंसी जो अभी तक पता चली, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद सीड जर्मिनेट हुआ। कहाँ मिला था? आर्कटिक टुंड्रा में। रिसेंट 2000 साल की डॉर्मेंसी का केस है फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, डेट पाम खजूर है। ये 2000 साल की डॉर्मेंसीज में देखी गई। कहां मिला था? किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी। आप कह रहे हैं कि एक सिंगल फ्रूट के अंदर, जैसे आम एक फल है, बोलो यार, अब आम में एक फल के अंदर कितने सीड? एक। अब कुछ ऐसे भी फल हैं जिनमें एक फल के अंदर लाखों, हजारों, करोड़ों सीड हो सकते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड में वैसे आपने याद किया था, एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हैं, तो जब बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो फ्रूट में बहुत सारे सीड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? उसके अलावा स्टिगा, ओरो, बेंच एंड फाइकस, ये 4 एग्जाम्पल आपको याद कर, और इनमें से 2 आपको याद करने, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। और कौन सा पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है? कस्कोटा। बोलो। तो 3 नाम हो गए, कस्कोटा, स्ट्रिगा एंड ओरोबैंड। ये 3 नाम आपको याद करने, और वो 2 याद करने थे। इंसेक्टियोरस कौन से? वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ड। और पैरासिटिक और इंसेक्टियोरस को एनसीईआरटी ने क्या कहा है? पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोला है? पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। ये सब कहाँ लिखा है? चैप्टर नहीं, प्लांट किंगडम नहीं, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम के अंदर दिया हुआ है, उस चैप्टर के अंदर। अब आते हैं आखिरी टॉपिक, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। करें इन जनरल सीड्स आर द प्रोडक्ट, सीड आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड पोएसी। पोएसी मतलब ग्रासेस या ग्रेमिनी आप कह लो, और एस्टेरेसी इज कंपोजिटी। और ये फैमिली तो सिलेबस में ऐड कर दी गई। किसकी फैमिली है? सनफ्लावर, सूर्यमुखी हो गया, गेंदा हो गया, इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं।
अब करें एपोमिक्सिस इज अब चूंकि फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है और मैंने नियम बताया बिना नो फर्टिलाइजेशन नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जो नकल कर रहा है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सीड बन रहा है और सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सीड बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है, मिमिक कर रहा है उसको। ठीक, यहां पर वो सारी, अब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो करें कि अगर हम हाइब्रिड का यूज करते हैं तो हाइब्रिड को यूज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन एक समस्या ये आती है कि हाइब्रिड सीड जो होते हैं उन्हें हर साल प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसीलिए कंपनी चूंकि ज़्यादा खर्च करती है तो किसानों के लिए सीड बहुत महंगे हो जाते हैं। अब जरा इमेजिन करो कि अगर हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक सीड में बदल दें, तो एपोमिक्टिक सीड का मतलब ये हुआ कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी सेग्रीगेशन कैरेक्टर का नहीं होगा, और सेग्रीगेशन अगर नहीं होगा तो हर साल उन्हीं सीड को हम बो सकते हैं। तो आपको सीधे याद रखना है कि एपोमिक्सिस हैव सेवरल एडवांटेजेस इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, मतलब खेती और बागवानी में इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। अब आते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मेनी और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। नॉर्मली एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है सम वेराइटीज ऑफ मैंगो, सिट्रस एंड ऑरेंजेस। मैंगो की कितनी वैरायटी इंडिया में? 1000। तो अगर कुछ वैरायटी में ये फिनोमिना देखने को मिलता है। तरीका यहां पर बताया गया कि देख लो, चाहे ये न्यूक्लियस दिखाया गया आपको, और न्यूक्लियस की कुछ सेल अंदर चली जाती हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर और अंदर जाके एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं। एक एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन से बनता है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो है बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। तो कई सारे एम्ब्रियो आ गए, दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।